गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास। हम लोग क्लास 12th करेंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक विभव मापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर किस सिद्धांत पर वर्क करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का एसआई यूनिट क्या होता है, और पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करके हम लोग दो सेल का ईएमएफ कैसे तुलना करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। और वहाँ का एक छोटा सा रिजल्ट हम आपको रिकॉल कराना चाहेंगे कि एक सेल का ईएमएफ E1 है, दूसरे सेल का ईएमएफ E2 है, और अगर सेल E1 के लिए हमें बैलेंस पॉइंट L1 मिला था, तो हम लोग E1 = K L1 लिखे थे और इसको K L2 लिखे थे, दोनों का रेशियो, तो हमें आया था E1/E2 = L1/L2। ठीक है, इसका प्रयोग करके आज हम न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा कि fall of potential is directly proportional to length of the wire, यानी कि V = ρ × L। तो यहाँ से ρ यानी कि fall of potential पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, तो V/L हो जाएगा। और यहाँ से अगर हमें L लेंथ के लिए अगर पोटेंशियल मालूम करना है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो रो को गुना कर देंगे किससे, L से, तो यह पोटेंशियल निकल जाएगा किसके लिए, तो L लेंथ के लिए। ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि विभव मापी द्वारा किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए, तो फिगर जो रहेगा, जो हमारा सर्किट रहेगा, वो पिछले वीडियो में जो हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ाया था, जस्ट वही उसी प्रकार का एक फिगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक वुडन ब्लॉक है और इसी वुडन ब्लॉक पर यह पॉइंट A ले लिया जाता है और यहाँ से मेटल स्ट्रिप, फिर वायर का एक टुकड़ा इस तरह से, और ये हमारा पॉइंट B है। ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, B है, और ये क्या है, वुडन ब्लॉक। कंप्लीट। उसके बाद पॉइंट A से हम एक सोर्स बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से एक रिहोस्टेट RH रिहोस्टेट, इसका यूज कर देते हैं। उसके बाद पॉइंट B से, है ना, इसे कैलकुलेट कर दिया जाता है, इसे ऐसे, है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वह सोर्स के प्लस टर्मिनल से, इसका प्लस टर्मिनल कलेक्टेड होना चाहिए, यानी कि ये प्लस है तो ये क्या रहेगा, माइनस रहेगा। और उसके बाद जस्ट इसी के पैरेलल में हम लोग एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स, ये क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, जिसमें हम रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब इसके साथ हम एक स्विच लगा देते हैं, यह स्विच क्या है, S, है ना, और यह स्विच S को लगा देते हैं। और स्विच S को लगाने के बाद यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और इसके बाद एक जॉकी लगा देते हैं। ओके, तो ये हमारा एक सेल है जिसका ईएमएफ E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R है। अब इसी R का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस
आर कैसे कैलकुलेट होगा। तो इस आर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ से एक स्विच एस है ना, और यहाँ एक स्विच लगा देते हैं। सपोज डेट कि यह हमने एक स्विच लगा दिया, सपोज डेट के। अब ये स्विच के जो है वह हमेशा क्लोज ही रहेगा। तो अब इसके लिए हमें प्रिंसिपल, तो वही पोटेंशियल ग्रेडियंट जो प्रिंसिपल है उसी को फॉलो करेंगे। तो आप यहां से देख लीजिए के इज ऑलवेज क्लोज्ड, है ना। के को हमेशा क्या करना है, क्लोज ही रखना है। अब ये देखिए सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, स्विच एस इज ओपन, है ना। यह क्या है, स्विच एस जो है वो ओपन है। अब स्विच एस अगर ओपन है तो आप यहां से समझ रहे हैं कि ये वाला जो सेल है, ये जो सोर्स सेल है, इसका प्लस टर्मिनल है। तो ये करंट का डायरेक्शन ऐसे कराना चाहता है ना। ये करंट को ऐसे ले जाना चाहता है, यानी कि ये करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराना चाहता है। ये डायरेक्शन को हम क्या मान रहे हैं बताइए। तो ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। उसके बाद ये वाला जो सेल है, ये करंट को कैसे फ्लो कराना चाहता है, तो ये फ्लो कराना चाहता है क्लॉकवाइज, है ना। तो इस सेल के कारण करंट क्लॉकवाइज जाएगा और इस सेल के कारण किधर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस जॉकी को खिसकाकर एक लेंथ को सर्च करते हैं, है ना, जिसके लिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, 0, यानी कि करंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। मान लेते हैं कि वह लेंथ है L1। वह लेंथ कितना है, L1 है। वह लेंथ कितना है, L1 है। तो L1 लेंथ के लिए हमने क्या देखा कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 है। यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है। और S क्या है, आपका ओपन है। तो यह स्विच ओपन है, यानी कि करंट इस सर्किट से फ्लो नहीं होगा, है ना। तो L1 जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो इस सेल का EMF कितना है, E है। तो इस सेल का EMF E हो जाएगा। कंप्लीट। अब यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटा देंगे तो आप यहाँ से क्या समझोगे कि E इज इक्वल टू K इंटू L1, इक्वेशन नंबर कितना, 1। अब क्या करेंगे कि यहाँ जो स्विच S जो था ओपन था, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि स्विच S इज क्लोज्ड। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको क्लोज जब कर देंगे तो अब ये देखिए करंट इससे भी फ्लो होना चालू हो जाएगा। ये करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। कितना करंट जा रहा है, तो I करंट जा रहा है, ठीक है। इससे पहले क्या था कि इस सर्किट से कोई करंट नहीं था, लेकिन अब करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद फिर हम जॉकी को खिसकाकर एक दूसरा पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट को हम सर्च करेंगे जहां की डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डिफ्लेक्शन 0 होने के लिए हमने एक लेंथ को सर्च किया। सपोज दैट यह सिचुएशन नंबर 2 है ना। सपोज दैट कि वह लेंथ कितना है, L2। तो L2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, हाँ, यहाँ पर EMF कितना लिए थे, E। लेकिन EMF E कब होता है बताइए, व्हेन करंट इज 0। तो यहाँ पर क्या था कि करंट I बराबर क्या था, 0 था। लेकिन यहाँ पर करंट क्या 0 है, नहीं है, क्योंकि इस सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है। तो जब करंट का वैल्यू 0 होता है तो आप इस रिलेशन से देख सकते हैं कि I को अगर आप 0 कर दीजिएगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर करंट का वैल्यू 0 नहीं है तो यह किसके बराबर हो जाएगा, तो यह V के बराबर हो जाएगा। तो अब आप यहां से ले सकते हैं V इज इक्वल टू K इंटू L1, इक्वेशन नंबर 2। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से आप देख सकते हैं कि दोनों का अगर हम रेशियो ले लेंगे तो E बटा V इज इक्वल टू L1 बटा क्या हो जाएगा, L2, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आप एक ऐसा रिलेशन सोचिए जो EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच आता है। तो आपको मालूम है कि E बराबर क्या होता है, तो सॉरी V बराबर क्या होता है, तो V बराबर होता है E माइनस I इंटू R। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो आपको कैलकुलेट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस R के बारे में। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r के बारे में अगर आपको कैलकुलेट करना है
तो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए इसको इधर लाइए, तो I इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस V हो जाएगा। E माइनस क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या कीजिए कि यहाँ से R निकालना है, तो E माइनस V और बटा में क्या हो जाएगा, I, है ना। तो अब इसके बाद आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I बराबर होता है क्या है, बताइए, I बराबर क्या होता है, तो I बराबर V बटा R होता है। तो I बराबर V बटा R भी यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक काम और कर सकते हो कि यहाँ से V को कॉमन ले लो और इधर से I को कॉमन ले लो। तो V और I को जब कॉमन ले लोगे तो बताओ R बराबर क्या हो जाएगा। हाँ देखिए, हम वन स्टेप एक एक स्टेप करके बता रहे हैं। तो 1 बटा I हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से E बटा E माइनस V बच गया। अब इसमें से V को कॉमन ले लीजिए, तो V को कॉमन ले लीजिएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I, और ये हो जाएगा E बटा V माइनस 1। अब ये देखो, ये जो V हमने कॉमन लिया ना, तो इस V से आप फिर ब्रैकेट के अंदर गुना करोगे तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो E बचेगा, और V को 1 से गुना करोगे तो V बचेगा। अब यहाँ से देखिए V बटा I क्या होता है, तो सिंस V बटा I बराबर क्या होता है, R होता है, देयरफॉर इंटरनल रेजिस्टेंस R बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल R और E बटा V माइनस 1। बाय इक्वेशन नंबर 3 देखें तो E बटा V किसके बराबर है, तो L1 बटा L2 के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या ले सकते हो कि R बराबर कैपिटल R और L1 बटा L2 माइनस 1, यानी कि यह जो रिलेशन मिल गया, इस रिलेशन के द्वारा हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट क्या करो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस रिलेशन को समझ सकते हो। दोबारा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप इसे देखिए, हमने एक पोटेंशियोमीटर लिया, इस पोटेंशियोमीटर में ये हमारा एक सोर्स बैटरी है, ये रिहोस्टेट है ना, और हमने क्या किया कि इसका प्लस टर्मिनल से उस सेल के प्लस टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लिया, उसके बाद हमने एक स्विच लिया और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर और जॉकी को ले लिया। रीडिंग हमें उसी समय करना है जब करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, आप इस बात को समझ रहे हैं। अब यहाँ से हमने सिचुएशन क्या लिया कि के जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। सबसे पहला सिचुएशन कि स्विच एस को जो है हमने ओपन करके रखा है, तो स्विच एस को ओपन कीजिएगा तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और हमने क्या किया कि जॉकी को खिसका कर एक लेंथ को खोजा, वायर के उस लेंथ को खोज लिया जहां पर गैल्वेनोमीटर है ना डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, यानी कि करंट का वैल्यू 0 है। मान लेते हैं कि वह लेंथ कितना है, L1 है, तो वह लेंथ L1 है, तो L1 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब इसके बाद E बराबर के L1, अब हम क्या करेंगे, S को हम क्लोज कर देंगे, तो इससे करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो जब करंट फ्लो होगा तो V प्रोपोर्शनल टू L2 हो जाएगा, तो V बराबर के L2 आ गया। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या किया कि E बटा V बराबर L1 बटा L2। अब ये रिलेशन हम पहले से जानते हैं, ये वाला रिलेशन हमने पहले भी आपको बताया था, V बराबर E माइनस IR, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वह है ना EMF माइनस IR के बराबर होता है। तो IR को हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और V को राइट हैंड साइड, और उसके बाद हमने कैलकुलेट करके इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से पोटेंशियोमीटर का हमने दो यूज देख, दो सेल का EMF कैसे कंपैरिजन होता है, उसके बाद किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल। देखिए एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन नंबर 3.11 ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस अभी करेंगे 3.11 के बारे में। तो देखिए 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका
आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, यानी कि ये हमारे पास संचायक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है 8 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम है, को श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में 15.5 ओम के प्रतिरोध का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी सोर्स द्वारा चार्ज किया जाता है ना। यानी कि चार्ज करना है किसको, तो 8 वोल्ट ईएमएफ का एक चार्जेबल बैटरी है, उसे हमें क्या करना है, चार्ज करना है। तो आप यहां से ध्यान दो कि एक बैटरी बनाओ, है ना, एक बैटरी हम ले लेते हैं, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसका ईएमएफ कितना है 8 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना क्वेश्चन में दे रखा है, तो 0.5 ओम दे रखा है, और ये हमारा बैटरी हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या है, बैटरी, इसका एक टर्मिनल ए और दूसरा टर्मिनल बी है, को श्रेणी क्रम में, यानी कि इसके श्रेणी क्रम में ही, इसके श्रेणी क्रम में ही हमने क्या किया है, तो यहां से भी इसको आप टर्न कर सकते हो। तो श्रेणी क्रम में आपने 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग किया, यानी कि आपने एक रजिस्टर का प्रयोग किया है। देखिए यह कैपिटल आर है, यह कितना है 15.5 ओम। उसके बाद एक डीसी सोर्स है 120 वोल्ट का, तो यहां से आपने एक डीसी सोर्स का प्रयोग किया है। ये देखिए ये डीसी सोर्स कितना है, तो 120 वोल्ट का कंप्लीट। ये इसका प्लस टर्मिनल, ये माइनस, ये इसका प्लस टर्मिनल है, ये इसका माइनस टर्मिनल है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है, यानी कि चार्ज जब हो रहा है तो उस समय इसका टर्मिनल, यानी कि ये जो चार्जेबल बैटरी है इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो बताइए यहाँ का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, यहाँ का वोल्टेज कितना है, तो ये है VA और यहाँ का वोल्टेज कितना है VB। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो VA माइनस VB बराबर क्या होगा, यही हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो VA माइनस VB को कैलकुलेट करने के लिए आप इस सर्किट को समझ रहे हैं, है ना, कि एक चार्जेबल सेल है, इस चार्जेबल सेल का ईएमएफ कितना है 8 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम है, और उसके बाद हमने जो सोर्स बैटरी लगाया उस सोर्स बैटरी का ईएमएफ कितना है 120 वोल्ट है, और उसके बाद इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 15.5 ओम है। अब देखिए कि यहां से हम लोग क्या करते हैं कि यहां से हम लोग कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे। वो चेंज क्या करना है कि चेंज नहीं करना है। अब सोचिए ये 120 वोल्ट टर्मिनल का जो बैटरी है यह करंट को इस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये 8 वोल्ट है तो ये एंटी क्लॉकवाइज ले जाना चाहता है, लेकिन 120 वोल्ट ज्यादा है 8 वोल्ट कम है, यानी कि करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, तो क्लॉकवाइज ही होगा। तो नेट ईएमएफ बताओ, नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट यानी कि परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 8 नेट ईएमएफ हो गया। और नेट ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, तो I इंटू आर, और आर क्या होना चाहिए इक्विवेलेंट, आर क्या होना चाहिए इक्विवेलेंट। अब सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना है बताओ, तो यानी कि यहां से 120 में से 8 घटाओ, ये कितना हो जाएगा 112 इज इक्वल टू 112 इज इक्वल टू आई का वैल्यू तो हमको निकालना ही है, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 0.5 और ये 15.5, दोनों क्या है सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, तो R1 प्लस R2, यानी कि यह दोनों को ऐड कर दो 15.5 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 112 इज इक्वल टू आई इंटू 16, ओके, I इंटू कितना 16, यानी कि I बराबर 112/16 दैट इज इक्वल टू 7 एम्पियर। ठीक है, तो आपको ये मालूम चल गया कि करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट जो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यह कितना एम्पियर का करंट है 7 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कितने एम्पियर का 7 एम्पियर का। इसे हम ऐसे इंडिकेट नहीं करेंगे, ठीक नहीं लगता है, इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, ये 7 एम्पियर का करंट। अब इसके बाद की कहानी सोचिए, आई का तो वैल्यू निकल गया, आई का वैल्यू कितना आया 7 एम्पियर। अब इसके बाद
VA माइनस VB कैलकुलेट करना है। तो बताओ कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है VA, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है VA। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने पर कितने वोल्ट की बैटरी है 8 वोल्ट की, तो VA में से ड्रॉप हो जाएगा कितना 8 वोल्ट। उसके बाद फिर आगे जाने के बाद इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस कितना हो जाएगा, तो I इंटू आर करोगे तो V आएगा, यानी कि I इंटू आर बराबर कहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल गया VB का। देखिए VB यानी कि B पॉइंट पर का पोटेंशियल मालूम करना है, तो VA माइनस 8 माइनस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो I इंटू आर हमने कर दिया। अब ये देखिए इसको आप इधर लाइए, VA माइनस VB इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 8 प्लस ये कितना I इंटू आर, VA माइनस VB इज इक्वल टू 8 प्लस I का वैल्यू कितना है 7 और R का वैल्यू कितना है 0.5। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा और ये किस में आ जाएगा वोल्ट में आ जाएगा, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 8 प्लस 3.5 और ये हो जाएगा वोल्ट में, डेट इज इक्वल टू 11.5 वोल्ट। इसका मतलब कि यह जो हमारा चार्जेबल सेल है इसका टर्मिनल पोटेंशियल कितना रहेगा 11.5। हाँ, अब ये इस क्वेश्चन में हम आपको एक पॉइंट समझाना चाहेंगे कि अगर यह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होता तो क्या होता। ध्यान दीजिए, अगर यह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होता तो यहाँ पर केवल वैल्यू कितना आता 0.5 है ना। तो अब बताओ 0.5 जब ये डिनोमिनेटर का वैल्यू घट जाएगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा काफी बढ़ जाएगा, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा काफी ज्यादा हो जाएगा। और जब करंट का वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगा तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि यह टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण इस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा और केमिकल रिएक्शन जब फास्ट होगा तो यह चार्जेबल बैटरी ज्यादा हीट करेगा। क्या होगा ज्यादा हीट करेगा, जो कि बैटरी के लाइफ के लिए सही नहीं है ना। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग अपने मोबाइल के लिए भी यूज करते हैं फास्ट चार्जेबल, है ना। तो फास्ट चार्ज करने वाला हम लोग यूज करते हैं चार्जर, लेकिन फास्ट चार्जिंग में क्या होगा केमिकल रिएक्शन ज्यादा होगा, बहुत तेजी से होगा। केमिकल रिएक्शन जब फास्ट होगा तो वहां पर बैटरी ज्यादा हीट करेगा और बैटरी के ज्यादा हीट करना सेल के लिए अच्छा नहीं होता है, इसीलिए स्लो चार्जिंग सेल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको ये समझ में आया कि टर्मिनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा 11.5 वोल्ट। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, वो है आपका 3.12। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में, यानी कि एक पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट है जिसमें एक सेल का ईएमएफ दिया हुआ है 1.2 वोल्ट और उसके लिए बैलेंसिंग पॉइंट दे रखा है 35 सेंटीमीटर। उसके बाद एक कोई दूसरा सेल के द्वारा उसको जब रिप्लेस किया जाता है तो बैलेंसिंग पॉइंट 63 सेंटीमीटर मिलता है, तो दूसरे सेल का ईएमएफ क्या होगा। तो आपको मालूम है कि हम लोगों ने इससे पहले इस तरह से पोटेंशियोमीटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। यहां से ये सोर्स सेल है, उसके बाद रियोस्टेट हम लोगों ने यूज किया था और यहां से रियोस्टेट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि करंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम या ज्यादा करेंगे तो वहां से करंट का वैल्यू कम या ज्यादा हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने यहां से 2 सेल को लिया था, 2 सेल को लेने के बाद इस तरह से हम लोगों ने यहां से एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया था और यहाँ से एक जॉकी को। एक सेल का ईएमएफ कितना था E1 और एक सेल का ईएमएफ कितना है E2, है ना। ये इसका प्लस टर्मिनल है, ये माइनस, ये प्लस है
और ये क्या है, माइनस टर्मिनल है। इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है कि ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग, एक पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट है, 1.2 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु यानी कि बैलेंसिंग पॉइंट। तो E1 कितना है बताइए, E1 है 1.25 वोल्ट, तो L1 कितना है 35 सेंटीमीटर। उसके बाद है कि एक अन्य सेल के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया जाता है, तो बैलेंसिंग पॉइंट L2 हमें मिलता है 63 सेंटीमीटर पर। तो कह रहा है कि उसका EMF कितना होगा यानी कि E2 कितना होगा, है ना, यही हमको कैलकुलेट करना है। तो अब जरा याद करो, दो सेल का EMF कंपैरिजन करना था, तो उसके लिए हमने रिलेशन क्या बताया था कि E1 बटा E2 इज इक्वल टू L1 बटा L2। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये। E1 का वैल्यू डाल दीजिए, उसके बाद E2 का वैल्यू हमको तो कैलकुलेट करना है। L1 कितना है, तो L1 है 35 और L2 कितना है, तो ये है 63। आप इसको काट सकते हो, है ना, तो ये 5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से E2 का वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करना है, तो E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो क्रॉस गुना कीजिएगा, तो E2 इंटू 5 बराबर 1.25 इंटू कितना 9 हो जाएगा, और यहाँ से E2 बराबर हो जाएगा 1.25 इंटू 9 बटा 5। पॉइंट को हटाइएगा यहाँ से, तो यहाँ कितना 00 आ जाएगा। अब आप इसको आप काट सकते हो, ये कितना 100, अगर हम इसको काट दें 5 से काट तो ये 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25, है ना, और ये इसको 100 के मल्टीपल में ही छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 225 और बटा में कितना 100 हो जाएगा, और ये वोल्ट हो जाएगा, ऊपर ले जाइए, यानी कि 2.25 वोल्ट, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये वैल्यू किसका निकला, E2 का वैल्यू निकल गया, ठीक। अब इसके बाद हम 3.13 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें आपको समझ में आया ना, E1 का वैल्यू दिया हुआ है, L1 का वैल्यू दिया हुआ है, L2 का वैल्यू दिया हुआ था, E2 का वैल्यू हमें पूछा गया है। तो E1 बटा E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, इस रिलेशन का प्रयोग करके हमको सोल्व कर लेना है। 3.13 क्वेश्चन देख लीजिए। 3.13 क्वेश्चन ये क्या है, देखिए, किसी तांबे के चालक में कॉपर वायर है, कॉपर कंडक्टर है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व पाने का मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी है वो कितना है, तो n दिया हुआ है 8.5 इंटू 10 के पावर 28 मीटर क्यूब, ये n का वैल्यू दिया हुआ है। इसका लेंथ दिया हुआ है, वायर का लेंथ है 3 मीटर, यानी कि यह वायर है A से लेकर B तक एक वायर है 3 मीटर लंबा, यानी कि यह इसका लेंथ दे दिया है 3 मीटर, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 इंटू 10 के पावर -6, और ये है मीटर स्क्वायर। और इसमें करंट फ्लो कितना हो रहा है, तो I का भी वैल्यू दे रखा है 3 एम्पियर। कितना एम्पियर, 3 एम्पियर। तो कह रहा है कि क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी कि पॉइंट A से पॉइंट B तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा, ठीक है। तो हमें निकालना है टाइम, तो टाइम T बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी कि दूरी बटा 4 होता है। तो डिस्टेंस कितना है बताइए, तो डिस्टेंस है 3 मीटर। और आपको एक बात तो मालूम होगा, अभी यूनिट हमने लिखा है 3 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। स्पीड यानी कि जब किसी चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक औसत वेग से एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करना चालू करते हैं, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, यानी कि Vd। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर n दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का नंबर डेंसिटी दिया हुआ है,
लेंथ दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, लेकिन वीडी का वैल्यू नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये हमको मालूम नहीं है। अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मालूम हो जाए तो उस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम सोचते हैं कि क्या हमारे पास एन में, ए में, आई में, वीडी में कोई रिलेशन है। तो आई बराबर हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर होता है एन ई ए वी डी। ये आपको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट में पढ़ाया होगा। तो वीडी बराबर क्या हो जाएगा, आई बटा एन ई ए, है ना। सबका वैल्यू रखिए, आई का वैल्यू कितना है 3 एम्पियर है, ठीक है। एन का वैल्यू कितना है 8.5 इंटू 10 के पावर 28 है। उसके बाद ई का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। ई का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है वो देखिए, तो ये होगा 2 इंटू 10 के पावर -6, ठीक है। तो ये वीडी का वैल्यू निकल गया। अब इसी वीडी के वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रख दें तो ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो T बराबर क्या होगा बताइए, T बराबर हो जाएगा 3 बटा VD। तो VD के नीचे क्या है 3, तो ये 3 तो रहेगा ही इसके नीचे, है ना। उसके बाद ये जो है इसके डिनोमिनेटर, ये इसके न्यूमरेटर में ऊपर चला जाएगा, क्योंकि VD का वैल्यू जब इतना रखिएगा तो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। तो इस वाले टर्म को जरा आप ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 8.5 इंटू 10 के पावर 28 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 2 इंटू 10 के पावर -6। अब ये देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो T बराबर आ जाएगा 8.5 इंटू 1.6 इंटू 2 और इंटू 10 के पावर देख लीजिए, ये कितना 28 -19 -6, और ये आ जाएगा सेकेंड में, यानी कि T बराबर आ जाएगा 8.5 इंटू 1.6 इंटू 2 इंटू 10 के पावर ये कितना 3, और यही क्या आ जाएगा सेकेंड। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करके इसको आवर में चेंज कर लीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने आज एनसीईआरटी का कुछ न्यूमेरिकल भी देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। तो वो कंसेप्ट जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक आप इतना बैकअप लीजिए और इसको ध्यान से समझिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को भेज सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल।